children, I read the article one by one in English as well as in Hindi. So please listen carefully और आप अपनी बुक से भी पढ़ लीजिएगा उस आर्टिकल के बारे में. आपकी बुक में भी वो आर्टिकल जो है वो दिया हुआ है. So read those articles and learn those articles. So from your chapter, in your book. Now I read one by one. The main article of the declaration run as, the first article is, men are born and remain free and equal in rights. यानी पहला आपका है, जो पहला था, मनुष्य स्वतंत्र और समान है. Second article is, the aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These rights are liberty, equality, security, property, and resistance to oppression. Tyrannical activity, यानी resistance to tyrannical activity. यानी सेकेंड आपकी धारा थी, सेकेंड आर्टिकल आपका है कि राजनीतिक संगठनों का उद्देश्य जो है वो मानव अधिकारों जैसे कि स्वतंत्रता, सुरक्षा और शोषण का विरोध करने का अधिकार को सुरक्षा करना है. दिस इज द सेकेंड आर्टिकल. And the third article is, the source of all the sovereignty resides or lies in the nation. यानी आपका जो तीसरा है वो है संप्रभुता राज्य में निहित है, ना कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह में. The fourth article is, liberty consists of the power to do anything that does not interfere others. यानी हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता जो है वो हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को अपनी तरीके से जो है वो अपना सकता है और किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करे या उसमें हस्तक्षेप करे. Now the fifth one is, the law has the right to forbid only such actions that are injurious to society. यानी आपका जो है पांचवा जो है वो ये है कि कानून यानी असामाजिक कृत्यों पे कानून जो है वो पाबंदी लगा सकता है और कानून निर्माण में व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार होता है. नाउ द सिक्स्थ वन इज, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कानून में जो है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो है वो भाग लेने का अधिकार हर पर्सन को होता है. नाउ द आर्टिकल 7, नो मैन कैन बी अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन द केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ. यानी इसमें कह सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया, यानी हम कह सकते हैं नागरिकों को जो है वो इसमें ये है आपका आर्टिकल कि कोई भी पर्सन जो है जब तक कानून के तहत, यानी कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम जो है वो अपराधी नहीं मान सकते हैं या उसको हम डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं जब तक कि वो कानून के मुताबिक जो है उसका अपराध साबित नहीं हो जाता. नाउ द आर्टिकल नंबर 10, नो वन ऑट टू बी डिस्टर्ब ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओपिनियंस. यानी कोई किसी भी पर्सन को जो है उसके ओपिनियन के तहत या उसके निर्णय के तहत उसको डिस्टर्ब या उसको परेशान नहीं किया जा सकता है. एंड एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली. यानी हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, हर व्यक्ति को सोचने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपनी जो है वो बातों को लिखने या अभिव्यक्त करने का अधिकार है और हर व्यक्ति को जो है वो अपनी विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, यानी जो है फ्रीडम टू स्पीच हर पर्सन का अधिकार है. यानी जो है हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार हर एक पर्सन को है. नाउ द आर्टिकल नंबर 12, अ कॉमन टैक्स मस्ट बी assessed equality on all the citizen in proportion of their means. यानी हर व्यक्ति को उसके अर्निंग यानी उसके जीविका के अनुसार जो है इक्वल टैक्स देने का अधिकार है. यानी ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो फार्मर है, वो पीजेंट है या वर्कर है, वो किसान है या वो मजदूर है तो उसको जो है वो
या उसके अर्निंग के थ्रू, इसके अर्निंग के अकॉर्डिंगली उसको टैक्स देना है, या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि था आपका लुई 16 के टाइम में कि नोबल्स और क्लर्की क्लास जो है वो टैक्स नहीं दे रहे थे, और जो है थर्ड स्टेट जो है आपका तीसरा वर्ग जो है वो टैक्स दे रहा था। तो इस तरह का जो है वो अधिकार नहीं, इस तरह का कोई भी धारा जो नहीं थी, बल्कि ये था कि हर पर्सन को जो उसके अर्निंग के हिसाब से, उसके जीविका के हिसाब से जो है वो टैक्स देना है। Now, society has the right to call for an account from every public agent of its administration. यानी समाज को यह अधिकार है कि वो शासन में रह रहे जो पब्लिक एजेंट हैं, जो सरकारी अफसर है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन का शासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत है, उनसे जो है वो सोसाइटी या देश के तरक्की का या देश के मुद्दे का लेखा जोखा वो मांग सकता है। सोसाइटी हैज द राइट। नाउ द 16th was, since property is a sacred and inviolable rights, no one may be deprived of it without any legal reason. यानी प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, वो उसकी अपनी निजी संपत्ति होती है। तो हमें किसी भी दूसरे पर्सन को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने हितों के लिए उसकी प्रॉपर्टी पर कोई नुकसान पहुंचाए या उस पर अपना कब्जा करे। तो ये आपके आर्टिकल, ये आपकी जो धाराएं थी, डिक्लेरेशन थे, राइट्स थे, जो कि घोषणा पत्र में किए गए थे ऑन 27 अगस्त 1789 बाय द नेशनल असेंबली। अब बच्चों हम इसके इतना सारी चीजें हो गई, यानी नेशनल राष्ट्रीय सभा फॉर्म हो गई, उसका गठन हो गया, नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड एंड द फ्रांस गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रांस डिक्लेरेशन, यानी नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन भी कर दिया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी सारे जो है वो डिपिक्टेड हो गए। अब क्या हुआ, नाउ आफ्टर दीज एक्टिविटीज, आफ्टर दीज इवेंट्स, फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। यानी इसके बाद क्या हुआ कि जो है आपकी जो फ्रांस था वो गणतंत्रीय हो गया, यानी फ्रांस को अपना संविधान मिल गया। संविधान तो पहले ही फ्रेम तैयार हो चुका था 1789 में बच्चों, संवैधानिक ढंग से संविधान का फ्रेमवर्क जो है उसका जो सारा लेखा जोखा तैयार हो चुका था। अब क्या करना था, फ्रांस को अपना लिखित संविधान जो है वो 1789 में मिला, और उसके साथ साथ फ्रांस जो है वो गणतंत्रीय घोषित हो गया, यानी गणतंत्रीय स्थापित हो गया। यहाँ पे क्या था कि राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाया, और इस नई व्यवस्था के अनुसार फ्रांस में जो निरंकुश शासक था, वो शासन था, उसके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। और इसकी शक्तियां जो थी वो जो है वो राजा इतनी इसकी शक्तियां की जो पृथकीकरण है उसकी व्यवस्था अलग अलग बनाई गई, ताकि राजा जो है असीमित अधिकारों का उपयोग कर सके और उसमें निरंकुश बन सके। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, यहाँ पे राजतंत्र था, लेकिन वो संवैधानिक था। वो लुई 16 वाला मोनार्की सिस्टम नहीं था जिसमें सिर्फ राजा की इच्छा ही राजा का कानून था, यानी राजा की इच्छा ही राज्य का कानून था। वो इस तरह का निरंकुशवाद शासन नहीं था, बल्कि ये संवैधानिक शासन था। फ्रांस जो है अब अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के अनुसार राजा को शक्तियां प्रदान कर रहा था, यानी अब राजा को शक्तियां उसके संविधान के अनुसार ही मिलती थीं, ताकि राजा असीमित अधिकारों का उपयोग कर सके और अपने मनमानी ढंग से कोई अधिकारों का उपयोग ना कर पाए। तो ये आपका था बच्चों। सो नाउ हियर व्हाट हैपेंड नाउ थ्रू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर हिस्ट्री क्लास। एंड चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में पढ़ाई भी ज़रूर कर रहे होंगे। एंड चिल्ड्रन, आई होप दैट यू ऑल आर इन वेरी हेल्दी मूड, you all are in very fit and happy, and also I pray to God that God bless you all with his blessings and showers his blessing and graces upon you and your family. So children, welcome back in your history class.
और मैं जो है, जैसा कि आपको पता ही है बच्चों कि हम लोगों ने जो है वो पार्ट फ्रांसीसी क्रांति शुरू की है आपके हिस्ट्री सेक्शन से, इन इतिहास से। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर फ्रॉम योर हिस्ट्री सेक्शन, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड वी आर डूइंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड वी आर डूइंग द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, द इवेंट्स of the French Revolution which started in 1791. Now children, just 1789, the French Revolution was started in 1789. Now children, as जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग जो है फ्रांसीसी क्रांति के घटनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी वो फ्रांसीसी क्रांति जो है जब शुरू हुई थी तो उसकी शुरुआत में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी। वी आर डूइंग दिस टॉपिक। So in previous lecture we have already discussed about the events, first and second and third events, that is the formation of National Assembly we have done, and we have done the meeting of the General State we have already discussed. We have discussed fall of Bastille, the Fort Cum prison. We have also discussed about the effects of the fall of Bastille prison, and we also have discussed about the tennis oath, the promise which we have already discussed, and we have also studied about the achievement of the National Assembly on what were the achievements of the National Assembly we have already discussed. And so children, हम लोगों ने जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाओं में जैसे आपका स्टेट जनरल का गठन, हम इसके बारे में हमने पढ़ा, और बैठक जो स्टेट जनरल की जो बैठक थी उसके बारे में हमने पढ़ा, और नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा का गठन कैसे हुआ उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। बास्तील का पतन किस तरीके से हुआ और उस पतन का असर जो है वो फ्रांस में कैसे हुआ, पेरिस में किस तरीके से हुआ, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि राष्ट्रीय सभा की उपलब्धियां कौन कौन सी हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इन्हीं उपलब्धियों में बच्चों आज के लेक्चर में जो है वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। ओके चिल्ड्रन, तो आज के इस लेक्चर में हम इसी पार्ट को जो है वो आगे बढ़ाएंगे और जो है आगे पढ़ेंगे। और द अचीवमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली की अचीवमेंट में एक और अचीवमेंट थी, उसकी और एक उपलब्धियां थी जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जैसा कि एज यू नो दैट कि ऑन 4 अगस्त 1789 में राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई, और ये बैठक रात भर चली थी। इसमें बहुत सारे निर्णायक फैसले लिए गए थे और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नए सिरे से शुरू किया गया था। सो द होल नाइट दिस कॉन्फ्रेंस वॉज set up and on 4th August 1789, and many important decisions were taken by the leaders. So यहाँ पे बहुत ही important चीज़ें जो है वो शुरू हो गई थी। और ये जो आपका था कि इसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन था वो था आपका टू abolish the federal system of obligation and taxes, यानी जो करों की, इसमें सबसे बड़ी जो थी ये कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये था बच्चों कि जो सामंती प्रथा को समाप्त कर देना और जो कर जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर देना। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं करों के बारे में, धार्मिक करों और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के करों के बारे में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस किस तरीके से संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, यानी किस तरीके से फ्रांस जो है वो उसमें किस तरीके से उसको राजनीतिक संवैधानिक तौर से राजतंत्र उसको किस तरीके से जो है वो बना। यानी उसमें राजतंत्र था लेकिन वो संवैधानिक था, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस के पास अपना संविधान बन चुका था। फ्रांस जो है वो नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा का जब गठन हुआ तब वो उसका अपना संविधान बन गया था, और अब वो संवैधानिक ढंग से राजतंत्र के रूप में स्थापित हो चुका था। फ्रांस में जो फ्रांस में राजतंत्र था वो संवैधानिक रूप से स्थापित हो चुका था। सो व्हाट वे द यहाँ पे क्या हुआ कि इस राष्ट्रीय सभा की ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक ये भी उपलब्धि थी कि ऑन 27 अगस्त 1789 को जो है व्हाट हैपेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डिक्लेरेशन ऑफ rights of men and citizen rights such as the right to life, freedom to life, and right to life, freedom of speech, freedom of opinion, and equality before law were established as natural
rights which were considered as natural and inalienable. Inalienable means the capable of being कह सकते हैं incapable of being transferred to another. यहाँ पे क्या हुआ बेटा, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द नेशनल असेंबली वॉज ऑल्सो दैट ऑन 27th August 1789 द डिक्लेरेशन ऑफ जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन वॉज मेड. यानी 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की गई. यानी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो इसकी घोषणा की गई. और इसमें इस घोषणा का जो आधार था, जो बेसिस था, वो क्या था, इसमें समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा और अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक और जो है वो अहरणीय माना गया. अहरणीय मीन्स कह सकते हैं कि जो जिसको अलग नहीं किया जा सकता. अहरणीय जैसे नेचुरल एंड इनअलाइनेबल. यानी जो मानव अधिकार का जो डिक्लेरेशन हुआ 27 अगस्त 1789 में बच्चों, नेशनल असेंबली में राष्ट्रीय सभा ने ये डिक्लेरेशन, ये घोषणा की राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो कि एक नैसर्गिक और अहरणीय घोषणा थी, जो कि और इसका आधार समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा थी और अत्याचार से मुक्ति के अधिकार थे. ये ऐसे अधिकार थे जो किसी भी मनुष्य का नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार था. यानी नेचुरल और इनअलाइनेबल है. ये प्राकृतिक ढंग से मनुष्य को मिला हुआ है. ये जो है ईश्वरीय की तरफ से मिला है, गॉड गिफ्टेड है. गॉड ये उसके प्राकृतिक ढंग से ये मनुष्य का अधिकार है. और ये अनअलाइनेबल है. इनअलाइनेबल मीन्स इनकैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर टू अनदर. यानी कि कह सकते हैं इस दूसरे शब्दों में कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, जिसे किसी से अलग किया नहीं जा सकता है. तो ये घोषणा जो है नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा ने की, declare this the rights of man and citizen. अब जो है बच्चों इसमें क्या था कि इन अधिकारों की सुरक्षा करना जो है राज्य का दायित्व बन गया था. यानी द ह्यूमन राइट, यानी these rights were considered या कह सकते हैं कि these rights belong to each human being by birth and could not be taken away by anybody, and it was the duty of the state to protect each citizen's natural rights. So it was the rights belong to each and every person, each and every human being by birth, and the rights were not taken by anyone, या कह सकते हैं the rights could not be taken by anybody or any taken away by anybody or any way, and it was the duty of the state to protect each human being's natural rights. यानी इसमें ये राज्य का ये दायित्व बन गया कि वो हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक नागरिक के उन अधिकारों की वो सुरक्षा करे. उसका दायित्व बन गया ये. अब मैं आपको बच्चों जो है वो कौन कौन से राइट्स थी, वो कौन कौन सी धाराएं थी जो इनके डिक्लेरेशन में इंक्लूड की गई थी. व्हाट वेर दोज इम्पॉर्टेंट राइट्स, what were main articles of the declaration which was made by National Assembly on 27th August 1789. तो वो कौन कौन से जो उस घोषणा में कौन कौन से जो है वो धाराएं थी जिनके अंतर्गत मनुष्य को या ईच एंड एवरी पर्सन, जब वहाँ के नागरिक को जो है वो अधिकार दिए गए थे, वो मैं आर्टिकल बच्चों आपकी बुक से वन बाय वन पढ़ूंगी. आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज रीड योर बुक ऑल्सो. So children, after the declaration of the rights of man and citizen in 1789, यानी 1789 के बाद जब ये मानव अधिकार की जब घोषणा हुई, और हमने अभी भी पढ़ा उन धाराओं, उन आर्टिकल के बारे में, तो उसके बाद फ्रांस becomes a constitutional monarchy. यानी उसके बाद आफ्टरवर्ड, उसके बाद जो है फ्रांस एक संवैधानिक जो है वो राजतंत्र जो है वो संवैधानिक राजतंत्र के रूप में वो फ्रांस जो है वो स्थापित हुआ. यानी अब यहाँ पे क्या था कि जो राष्ट्र सभा ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान
जो है वो बनाया, जैसे कि इन 1791 में उनका अपना नया संविधान बना, और 1789 में जो है वो आर्टिकल धाराएं जो है वो फ्रेमवर्क संविधान का बनके तैयार हुआ, और 1791 में जो है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस जो है 1791 में एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। अब यहाँ पे क्या था, इसमें की जो शक्तियां थी उसकी प्रतिकरण की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी बच्चों, कि जैसे कि राजा जो है वो असीमित शक्ति का उपयोग करे, और वो उसमें ताकि जो है वो उपयोग कर निरंकुश बन सके। यानी यहाँ पे था, और देश के लिए कानून बनाने का जो अधिकार था वो सिर्फ नेशनल असेंबली को दिया गया, और ये एक सदनीय थी जिसके गठन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो है वो अपनाई गई। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि द टास्क ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1789 में जो है वो कंप्लीट हुआ, एंड फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1791। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट हैपेंड, its main objective was to limit the powers of the monarch, and these powers were now assigned to different institutions of the administration. जो शासन की जो संस्थाएं थी, अलग अलग संस्था थी, जैसे कि आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड दीज पावर्स आर असाइन्ड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी इस शासन की 3 संस्थाओं के बीच में जो है ये पावर्स, ये शक्तियां जो है वो बांटी गई, वो थी विधायिका, कार्यपालिका और जुडिशरी। यानी विधायिका यानी लॉ मेकिंग बॉडी, यानी कानून बनाने की जो आपकी जो है वो शाखा है, अंग है, वो है आपकी विधायिका शासन की, और दूसरी आपका एग्जीक्यूटिव यानी जो टू इम्प्लीमेंट दोज लॉज, यानी उस लॉज को, उस कानून को अमल करने का या उस कानून को आगे बढ़ाने का काम एग्जीक्यूटिव का है, यानी कार्यपालिका का है, एंड जुडिशरी यानी न्यायपालिका यानी न्याय व्यवस्था देखने का विभाग। तो ये शक्तियां इन 3 संस्थाओं में बांटी गई। एंड देन व्हाट हैपन आफ्टर दैट, इट डिक्लेयर्स अ फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, व्हिच मीन व्हाट हैपन दैट कंट्री वाज टू गवर्न बाय द किंग एंड द पार्लियामेंट नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि अभी हमने बताया कि 1791 में जब ये संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ वहां पे कि राजा को असीमित जो है वो पावर्स यानी शक्तियां मिली, और देश में कानून बनाने का जो अधिकार सिर्फ नेशनल असेंबली को था। नाउ व्हाट हैपन, अब ये बात आई कि अब असेंबली के सदस्यों को कैसे चुना जाए। तो द इलेक्टर्स, यहाँ पे क्या था, द नेशनल असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी नेशनल असेंबली को अप्रत्यक्ष ढंग से उसका निर्वाचन होना था। इट मीन्स दैट सिटीजन elected a group of electors and they in turn choose the assembly। यानी यहाँ पे था कि सिटीजन जो है इलेक्टर्स का एक ग्रुप चुनेंगे और फिर वो असेंबली को फॉर्म करेंगे। एंड देन व्हाट हैपन, अब ये प्रोसेस क्या था कि कौन से पर्सन, कौन सा सिटीजन जो है वो इंटाइटल्ड है, या कौन से ऐसे सिटीजन है जिनको मत देने का अधिकार होगा असेंबली के सदस्यों का। नाउ व्हाट हैपन चिल्ड्रन, however all the citizens were not entitled to vote, यानी सारे सिटीजन्स को तो ये अधिकार नहीं था कि वो उनको वोट देने का अधिकार तो नहीं था। सो इसमें अधिकार क्या था, किनको अधिकार दिया गया था और किनको एक्टिव सिटीजन माना गया था, किनको सक्रिय नागरिक माना गया था। सक्रिय नागरिक वो थे बच्चों जिनको वोट देने का अधिकार था, और निष्क्रिय नागरिक यानी इनएक्टिव नागरिक वो थे, सिटीजन वो थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था। Now what happened children? Only men above, किनको अधिकार था? Only men above 25 years of age paying taxes equal to at least 3 days of a laborer's wages were given the status of active citizen। यानी जो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन, इसमें क्या था कि मतदाता बनने के लिए प्रत्येक पुरुष को 25 वर्ष की उम्र की आयु से अधिक का सक्रिय नागरिक होना आवश्यक था। और सक्रिय नागरिक उन्हें कहा गया था बच्चों जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। सो दीज आर कॉल्ड एक्टिव सिटीजन्स। देन द रिमेनिंग व्हाट हैपेंड, द रिमेनिंग मेन एंड ऑल द वुमेन वेर प्लेस्ड अंडर पैसिव सिटीजन्स, यानी बाकी बचे पुरुष और महिलाओं को सक्रिय नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। यानी द रिमेनिंग मेन एंड वुमेन वे कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स। अब यहाँ पे क्या था कि
only the active citizens were entitled to vote. And then it mean that man had to belong to the highest bracket of taxpayers so as to qualify as an elector and then as member of assembly. यानी इसका मतलब यही था कि वो पुरुष को 25 वर्ष की आयु से ज्यादा होना चाहिए और टैक्स पेयर होना चाहिए, तभी वो इलेक्टर बन सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर भी बन सकता है. एंड देन इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट एक्टिव सिटीजन फॉर्म्ड अराउंड 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, यानी 28 मिलियन की जनसंख्या में जो एक्टिव सिटीजन थे बच्चों, उनकी जनसंख्या थी 4 मिलियन. यानी 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन थे जिनको मत देने का अधिकार था. नाउ आफ्टर दैट, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ द फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक. ये तो हम जानते ही कि फ्रांस रिपब्लिक हो गया था, कि किस तरीके से फ्रांस रिपब्लिक कैसे बना. उसको अपना संवैधानिक मोनार्की सिस्टम मिल गया, यानी संवैधानिक ढंग से जो है वो उसको राजतंत्र वहां स्थापित हुआ. और कैसे फ्रांस रिपब्लिक होता है, किस तरीके से इस संवैधानिक ढंग से वो रिपब्लिक होता है. नाउ आफ्टर दैट चिल्ड्रन, कि जहां लुई 16 एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 में, ड्यू टू द circumstances created in the France, the Louis XVI helplessly accepted the कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. यानी परिस्थिति से विवश होकर लुईस 16 जो थे वो उन्होंने जो है वो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार कर लिया था. बट ही डिड नॉट लाइक द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अपॉन हिम. लेकिन उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसको असीमित पार्स दे दिए गए थे. और अब कानून बनाने का हक सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली को था, राष्ट्रीय सभा को था. ये उसको पसंद नहीं था, उससे वो क्षुब्ध हो चुका था, उससे वो थोड़ा कहीं ना कहीं नाराज था. सो ही वॉन्टेड टू रिगेन हिज पावर अगेन इन फ्रांस. अब वो अपनी उसी जो है निरंकुशवादी यानी मोनार्की सिस्टम को वापस पाना चाहता था. सो आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, सीक्रेट एग्रीमेंट, और यू कैन से दैट सीक्रेट डिस्कशन विद द किंग ऑफ द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया और प्रूशिया से उसने सीक्रेट जो है वो एग्रीमेंट कर लिया और हाथ मिला लिया. एंड देन व्हाट हैपन कि अब जो है वहां पे युद्ध जैसी स्थिति बनने वाली थी. बट द रिवोल्यूशनरीज, द नेशनल असेंबली, वहां नेशनल असेंबली जो थी और अदर रिवोल्यूशनरी जो थे यानी राष्ट्र सभा और क्रांतिकारी लुई 16 की एक्टिविटीज पर वो नजर रखे हुए थे. एंड व्हाट हैपन, द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया प्रूशिया इन 1792. यानी 1792 में यहाँ पे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी. और ऑल द रिवोल्यूशनरीज एंड ऑल द पीपल ऑफ द फ्रांस जो है वो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेटेड इन द वॉर एंड अदर कंट्रीज ऑफ द यूरोप. और ये वॉर जो था वो किसके खिलाफ था, अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम लाइक लुई 16. यूरोप के अन्य देशों में भी इस तरह के निरंकुशवाद शासन था, ये युद्ध उनके खिलाफ भी था. And what happened after that? Marshallese, a national song composed by Roger de Lisle, द फ्रांसीसी पोएट, यानी फ्रांसीसी कवि जो रॉजर डी एल थे, उन्होंने मार्शलेज एक फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया, गीत कंपोज किया, जिसने लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया, इनकरेज किया. एंड द पीपल गॉट इनकरेज एंड मोटिवेटेड बाय द पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज बाय द रॉजर डी एल नेम मार्शलेज. बाद में ये सॉन्ग जो है जाकर फ्रांस का जो है वो नेशनल सॉन्ग बन जाता है, यानी राष्ट्रगान के रूप में स्थापित होता है. आफ्टर इसमें इस युद्ध में जो है वो रिवोल्यूशनरी और नेशनल असेंबली की जीत होती है. और फिर उसके बाद जो है वो कीगर क्वीन को जो है वो अपने ही पैलेस में उनको कैद कर लिया जाता है. हालांकि द किंग अलॉन्ग विथ हिज फैमिली ही ट्राइड टू एस्केप एंड ही रीच द कोस्टल एरिया ऑफ द वर्नीज, बट ही वॉज कैप्चर्ड बाय द मॉब और उसको फिर से फ्रांस में लाया जाता है. तो इस तरीके से फ्रांस में जो है वो मोनार्की की हार होती है एंड फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक. सो चिल्ड्रन, आज हम यही बंद करते हैं. सो वी विल स्टॉप हियर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ओनली. यानी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को पढ़ेंगे. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गुड बाय.